दोस्तों, मैं वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। आई थिंक यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम जो है दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस सीरीज, जिसमें हम पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, पूरे चैप्टर वाइज और पार्ट बाई पार्ट। तो आज हम जो है उस 10th क्लास की साइंस का जो है बायोलॉजी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर 6 से लेकर 9 तक आता है। चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती हैं और किस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल या नेसेसरी होती हैं। देन हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 7 में कौन कौन से नर्वस सिस्टम और सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक मटेरियल इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे साथ। और आपको एक बात बता दूं मैं, आप पेशेंस रखिएगा और पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं यहाँ पर जो आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी है और जितना पार्ट मैं आपको समझाऊंगा वो आपको वहां से रीड करना है, समझना है, और जो भी समझ में आ रहा हो वो नोट कर लेना है। वैसे मैं यहाँ पर नोट बनवाऊंगा, उसको नोट डाउन करते जाना है। तो उठा लीजिए कॉपी और पेन, और जो मैं समझाऊं तो जब समझना है, जब मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं तो वो नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है। तो बात करते हैं दोस्तों लाइफ प्रोसेसेस की। तो पहले लाइफ की बात कर लेते हैं। तो लाइफ की अगर बात करें तो आप अपने चारों ओर देखते हो कि कोई चीज अलाइव है और कोई नॉट अलाइव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल आप देख रहे हो वो अलाइव है और कुछ ऐसी हैं जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, ये नॉट अलाइव हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर जो अलाइव हैं वो मूवमेंट करते हैं। जैसे कुत्ता रनिंग करता है, गाय चारा चबाती है या च्यूइंग करती है, मैन शाउट करता है गली में, तो आप कहेंगे कि वो आपको मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। देन दैट्स व्हाई यू कैन से कि वो अलाइव। ये बात जब मैं आपसे कहूं कि जब वो सो रहे होते हैं, जब इस कंडीशन में होते हैं, देन तब भी आप क्या उसको कहोगे कि वो लाइव है? तब भी आप कहोगे क्या वो जीवित है? आप में से कुछ कहेंगे कि यस, क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है, आप उसे ब्रीथ करते हुए देख सकते हैं। देन आप कह दोगे यस कि वो लाइव है। ओके, ठीक है, आप ये बात मान ली कि आपने कहा कि मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप डिफाइन कर रहे हो कि वो अलाइव है। आपने कहा कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, देन वो अलाइव है। देन अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज अबाउट प्लांट्स, क्या आप उनको मूवमेंट करते हुए देख रहे हो? क्या आप उनको ब्रीदिंग करते हुए देख रहे हो? तो अब में से कुछ कहेंगे कि सर उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो आप कहोगे कि प्लांट्स अलाइव है क्योंकि उसकी ग्रीन लीफ होती हैं। ओके, मान ली बात, आपकी बात मान ली, ग्रीन लीफ होती हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रीन लीफ नहीं होती। क्या वो अलाइव है या नहीं है? अदर कलर अदर देन ग्रीन, क्या वो भी अलाइव है? यस, ऑफ कोर्स अलाइव है। आप में से कुछ कहेंगे कि सर उनमें सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट पाया जाता है। सॉर्ट ऑफ मूवमेंट पाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। तो अब भी आप कहोगे कि वो अलाइव है। इनविजिबल मूवमेंट या इनविजिबल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कोशिश करें कि मूवमेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली लाइफ को डिफाइन नहीं करता। मूवमेंट्स तो अब तक हमने बात की विजिबल मूवमेंट की। हमने कहा कि कुत्ते जो है
भौंक रहा है, गाय जो है चारा खा रही है या मेंस आउट कर रहा है, तो हम उसको अलाइव बोल रहे थे। तो इस अलाइव के बेसिस पर, जिससे हमने आगे प्लांट्स की और उसकी बात की, तो अलाइव के विजुअल मूवमेंट के बेसिस पर हम जो है लाइफ को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो बात हुई विजुअल मूवमेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और मूवमेंट होता है जो इनविजिबल होता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, जो सेल के अंदर होता है। आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इस क्वेश्चन को अगर किसी बड़े बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट से करें कि सर क्या जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है, तो उसका आंसर रहेगा यस। यस, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है। यहाँ पर एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर वायरसेस तो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, क्या वो भी लाइव हैं? तो वायरसेस की अगर हम बात करें, नॉट सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इन देम, जब तक ये किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। अदर सेल, यहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि इन वायरसेस को हम लाइव की कैटेगरी में रखेंगे या नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। ट्रूली अलाइव और नॉट। वायरसेस का ऐसा है कि जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, तब ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, देन वी कैन से दी नॉन लिविंग। बट व्हेन ये किसी सेल में पहुंच जाते हैं, देन ये डिवाइड करना शुरू करते हैं और सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देन यहाँ पर ये लिविंग की तरह वर्क करते हैं, तो हम इनको कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं। तो ये तो बात रही वायरसेस की। अब वापस से लौट के आते हैं हम अपने मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि व्हाई दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। व्हाई दिस, मिटा दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखना दोस्तों, साथ में नोट करते जाना, नहीं तो आपका जो देखा हुआ वीडियो या फिर टाइम बाद में वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए साथ के साथ नोट करते जाना और एनसीईआरटी पढ़ते जाना। क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आया कि व्हाई दिस मॉलिक्यूलर, जो कि इनविजिबल है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो यहाँ इसका आंसर मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनका जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिलकर सेल्स बनाते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं पूरी। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, वो आगे हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही काफी है। तो इनका जो ऑर्डर होता है, जो हायरार्की होती है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये क्या होती है?
ब्रेक डाउन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? ब्रेक डाउन। इन ब्रेक डाउन्स को समय रहते अगर रिपेयर नहीं किया गया तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगा, ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस ब्रेक डाउन्स को क्या करना पड़ता है? रिपेयर और मेंटेन करना होता है। इस ब्रेक डाउन्स को रिपेयर और मेंटेन करना होता है। और इसे रिपेयर और मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी रिपेयर और मेंटेन होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट को चाहिए क्या? एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, आइए देखते हैं आगे। तो जो एनर्जी जो होती है उसमें रोल होता है लाइफ प्रोसेसेस का। एनर्जी में किसका रोल होता है? लाइफ प्रोसेसेस का। तो यहां से लाइफ प्रोसेस की एक डेफिनेशन निकल के आती है, लाइफ प्रोसेसेस which are necessary for life is known as life processes. These processes which are necessary for life is known as life processes. अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, आइए समझते हैं आगे। तो जब इन ब्रेक डाउन्स को रिपेयर करना होता है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी के लिए, अब एनर्जी ऐसा तो नहीं अपने अंदर एनर्जी का पेड़ लगा हो जिससे हमें एनर्जी मिल रही हो। एनर्जी के लिए ऑर्गेनिजम्स को डिपेंड होना पड़ता है बाहर के एनवायरनमेंट पर। बाहर के एनवायरनमेंट से वो रॉ मटेरियल जो है वो लेने होते हैं, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। और उसी रॉ मटेरियल को अपन क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट फूड होता है। तो ये जो फूड है, इस फूड को बॉडी में लेने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यहां पर वी कैन से दिस इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ organism which are necessary to maintain breakdowns. Then अब हमने क्या किया कि फूड बॉडी में ले लिया, ओके। उसके बाद इस फूड को अब बॉडी में लेने के बाद तो सीधे एनर्जी तो बन नहीं जाएगी, उसको ब्रेक डाउन करना होगा। तो कुछ केमिकल्स रिएक्शंस चलेंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, और फूड आने के बाद इसको ब्रेक डाउन करना है, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस या फिर हम कहें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। तो इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन बाहर से, आउटसाइड से
या बॉडी में किस तरीके से आता है, इसके लिए भी सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये सेकंड लाइफ प्रोसेस होगी जो ब्रेकडाउन्स को रिपेयर करने के लिए नेसेसरी होती है। देन अब हमने क्या किया, फूड अंदर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देन उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमने यूज किया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को जिस सिस्टम से लिया उसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया, इस प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन नाम दिया। अब फूड भी आ गया बॉडी में, ऑक्सीजन भी ले ली, ब्रेक डाउन भी हो गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल अपना अपना जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, और हर पार्ट को जो है फूड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वहां तक उसे पहुंचाने के लिए बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इस रॉ मटेरियल को वन प्लेस से अदर प्लेस तक या अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड लाइफ प्रोसेस निकल के आती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब सर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और बॉडी के अदर पार्ट तक हमने उस फूड को जो रॉ मटेरियल था उसको तोड़ के पहुंचा भी दिया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब क्या होगा, सेल में केमिकल्स रिएक्शन चलेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो एनर्जी तो बॉडी में फंक्शंस के लिए यूज कर ली जाएगी। अब उस कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी के लिए यूजलेस और हार्मफुल होते हैं, लेस और हार्मफुल, जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आउट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। और इसे आउट करने के लिए भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी प्रोसेस को अपन फोर्थ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। तो जब सेल में जो ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हार्मफुल और यूजलेस होते हैं, जिनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लाया जाता है, वहां से इन्हें बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लाइफ प्रोसेस जो हो जाती हैं वो न्यूट्रिशन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। यहाँ पर मैं चारों को एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। दैट इज नंबर 1 न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। इनको हम 1 by 1 आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और
एक्सक्रीशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो लिविंग होते हैं उनको मूवमेंट के बेसिस पर हम जो है कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है कि इनविजिबल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस के लिए, नेसेसरी होता है लाइफ के लिए। बट वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वायरसेस का कि सर वायरसेस तो जो है मूवमेंट शो नहीं करते। तो उसको हमने बताया कि वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। देन हमने समझा कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट वो हायरार्की जो होती है ब्रेक डाउन, मतलब उनमें ब्रेक डाउन होते हैं। अगर उन ब्रेक डाउन को जो है रिपेयर और मेंटेन नहीं किया तो जो है ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो उस ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी जो है डायरेक्ट तो हमारी बॉडी में कहीं से जनरेट नहीं हो रही, वो हमको बाहर के सोर्स से डिपेंड रहना पड़ता है, यानी फूड लेना पड़ता है। उस फूड का जो है ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, देन वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बॉडी पार्ट तक, सेल तक पहुंचती है। सेल में फिर वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन, तो क्रेब्स साइकिल वगैरह ये सब आती हैं। देन उससे एटीपी जनरेट होती है और उस एटीपी को ही हम एनर्जी कहते हैं। और उस एनर्जी का तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो यूजलेस और हार्मफुल होते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। वो क्या होता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसी तरीके से लाइफ प्रोसेस जो होती हैं वो 4 तरह की लाइफ प्रोसेस होती हैं जो इस चैप्टर में दी गई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही हमने आज समझा कि लाइफ प्रोसेस के बारे में ओवरव्यू लिया और कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, देन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो जब तक के लिए आप जो है अपना एनसीईआरटी खोलिएगा, जो मैंने आज समझाया है उसे वहाँ से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और देखते रहिए, अभ्यास पाठशाला के साथ बने रहिए और जो लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।